जैव विविधता एवं संरक्षण हिंदी में बोलते हैं उसको। और लास्ट टॉपिक इन्वायरमेंटल इश्यूज। अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलोगे तो इन्वायरमेंटल इश्यू आपके हट गया, ठीक है। इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पॉपुलेशन, उसमें से आगे वाला पोर्शन पूरा हट गया, सिर्फ पॉपुलेशन बचा है। और सिलेबस अपना यही है, जो राजस्थान का सिलेबस है ना, इसी भी हट चुका है वो। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसमें से क्या करवाना है, क्योंकि कुछ चीज़ें तुम्हारे जनरल साइंस में दे रखी है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको एक साथ कवर करा दिया जाए, ताकि उधर ना पढ़ना पड़े आपको, दोनों को मिक्स करा दिया जाए, ऐसा सोच रहा हूँ। तो जो इन्वायरमेंटल इश्यूज वाला चैप्टर है वो आपकी जनरल साइंस में आता है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, कंजर्वेशन, वो सारी चीज़ें आती है, इन सीटू, एक्स सीटू, वो सारी चीज़ें अपन इधर बता देंगे, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ का हटा हुआ पोर्शन उधर अपन ने नहीं पढ़ा, मतलब उसको कवर करा दिया जाएगा पूरा। समझ में आ गई बात। वो ओवरऑल सिलेबस में से हट चुका है, बट वो जनरल साइंस वाले टॉपिक्स में है। तो जनरल साइंस में छोटा सा एयर पोल्यूशन दे रखा है, छोटा सा वाटर पोल्यूशन दे रखा है, तो उसको अपन सारा डिटेल में पढ़ लेंगे, ताकि अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन उठता है तो गलत ना हो एक्चुअली, ठीक है। छूटे ना, गलत तो जब करोगे जब आएगा, तो फिर कान में पेन डालो और जय भैरव बाबा, जिस पे टिक गया वही आंसर है। ऐसा भी करते हैं ना लोग तुक्का मारने के चक्कर में, अपने को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आज अपना टॉपिक है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होती है, किसी कुछ पता है इकोलॉजी किसको कहते हैं? इकोलॉजी के बारे में, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं? ऐसा तो नहीं है। एनवायरमेंट की स्टडी को? बोले सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, थोड़ा थोड़ा और, हाँ सही जा रहे हो। ऑर्गेनिज्म और आप नहीं पता? इकोलॉजी को हिंदी में पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। अगर कंफ्यूजन हो कि इकोलॉजी इकोलॉजी चिल्ला रहे हैं सर, पता नहीं क्या होता है, पारिस्थितिकी कहते हैं हिंदी में। केशव, गौरव, नहीं पता? तो देखो मैं बता दूं, इकोलॉजी आप सिंपल याद रखो, इको, लॉजी वर्ड का मतलब होता है स्टडी, लॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है? स्टडी। इको यानी ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट। ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के वातावरण के बारे में जो अपन अध्ययन करते हैं उसको कंबाइनली करते हैं, तो उसको कहते हैं अपन क्या? इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोलॉजी। ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट, दोनों की स्टडी होती है, उसको मैं क्या कहता हूँ? इकोलॉजी कहता हूँ। क्या कहता हूँ? इकोलॉजी कहता हूँ, पारिस्थितिकी कहता हूँ। जीव एवं जीव के वातावरण का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। बात समझ में आ गई? अरे आगे क्या कोई डाउट किसी को इकोलॉजी की डेफिनेशन में? अब इकोलॉजी टर्म दी किसने? सबसे पहले टर्म किसने दी? इकोलॉजी टर्म का यूज किसने किया? भाई एनवायरमेंट तो पहले भी था, ऑर्गेनिज्म पहले भी थे, बट इसको इकोलॉजी कैसे माना, किसने दी ये टर्म? किसी को पता है कुछ? इकोलॉजी टर्म किसने दी? फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है रामदेव मिश्रा। बायोडाइवर्सिटी दिया उन्होंने। बताओ बताओ, मतलब कुछ तो याद है तुम्हें, पूरी यूनिट में कुछ तो पता है। अर्नेस्ट ईगल, अर्नेस्ट ईगल किसने दिया है? अर्नेस्ट हीगल। इकोलॉजी जो टर्म दिए वो किसने दिए? अर्नेस्ट हीगल ने दिए। और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है? रामदेव मिश्रा। कौन है? रामदेव मिश्रा। तीनों टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, इकोलॉजी की डेफिनेशन से भी, इकोलॉजी टर्म किसने दी, और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, तीन टर्म से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये अपन देखें। अब इकोलॉजी में जो आपका मेन पोर्शन है, जो आपके सिलेबस में है, जहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आने की संभावना होती है, वो होता है पॉपुलेशन, समष्टि या जनसंख्या। क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? समष्टि या जनसंख्या। पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन बताओ भाई। क्या मैं एक इंसान को पॉपुलेशन बोल सकता हूँ? तो ये बात तो क्लियर हो गई कि एक इंडिविजुअल तो नहीं रहेगा, ग्रुप रहेगा। क्या रहेगा? ग्रुप। कोई चीज समूह में होगी, ग्रुप में होगी, तभी मैं उसको क्या बोल पाऊंगा? क्या बोल पाऊंगा? पॉपुलेशन बोल पाऊंगा। क्या बोल पाऊंगा? पॉपुलेशन। मुझे पॉपुलेशन होने के लिए किसकी नीड होती है? ग्रुप की नीड होती है। किसकी नीड होती है? ग्रुप की। उसके लिए मुझे ग्रुप चाहिए, ठीक है। पहली शर्त क्या है? ग्रुप होना चाहिए। उसके बाद एक ही क्षेत्र में रहने चाहिए, अलग अलग क्षेत्र में रहने चाहिए? एक ही में रहने चाहिए? अरे अपन मान ली इस क्लास की पॉपुलेशन इतनी है, तो क्या सारे लोग उसी एरिया में हैं? नहीं, उनका एक कॉमन जोग्राफिकल एरिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन जोग्राफिकल एरिया, एक भौगोलिक क्षेत्र, यानी सबका एक ही भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन कौन सी? ग्रुप्स में होना चाहिए। इंडिविजुअल्स किस में होना चाहिए? ग्रुप्स में। दूसरी कंडीशन उनका कॉमन
ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए, उनका जो भौगोलिक क्षेत्र है वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, जिसमें सारे लोग वो रह रहे हैं। तीसरी, उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको वो शेयर भी कर रहे हैं आपस में और उनके लिए कॉम्पीट भी कर रहे हैं। बस समझ भाई, शेयर एंड कॉम्पीट के लिए प्रति कंपटीशन आपस में, ठीक है, और साझा मतलब उनको शेयर भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको शेयर भी कर रहे हैं, एक दूसरे से उसके लिए लड़ भी रहे हैं, यानी कंपटीशन भी कर रहे हैं। भाई जो सक्षम है वो उसको पाएगा, सीधी सी बात है। आप एग्जाम के ऊपर ले लो, से आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप ऑफ पीपल्स तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल समझ आ गई बात। उसके अंदर एक सेम क्षेत्र है, यानी सब सेम पढ़ाई कर रहे हैं, आपका सिलेबस फिक्स है, आप उसी को पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें एक दूसरे भाई के पास नोट्स नहीं है, किसी के पास कोई चीज़ नहीं, आपस में उनको शेयर कर रहे हो, फिर एक दूसरे में कंपटीशन है कि सेलेक्ट मुझे भी होना है और तुम्हें भी होना है या नहीं है, कंपटीशन है। और नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जो इससे रिलेटेड नहीं है, वो है कि मतलब दे कैन बी इंटरब्रीड, वो आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं। ये पॉपुलेशन होने की 4 कंडीशन होती हैं। अगर कोई एरिया में प्रेजेंट इंडिविजुअल्स का ग्रुप इन कंडीशंस को फुलफिल करता है, देन मैं उसको क्या कह सकता हूँ, पॉपुलेशन कह सकता हूँ, समष्टि या जनसंख्या कह सकता हूँ। अरे बात समझ में आ गई क्या, बिल्कुल कह सकता हूँ। तो ये चीज आ गई किसके बारे में, जनसंख्या के बारे में। अब तुम्हें ये चीज ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन में अपन कोई भी चीज पढ़ेंगे तो वो एक इंडिविजुअल के लिए कभी बात नहीं होगी, वो किसके लिए बात होगी, ग्रुप्स के लिए बात होगी। किसके लिए बात होगी भाई, ग्रुप के लिए बात होगी। यानी कोई भी चीज हम जो करेंगे उसको हम लेवल पे देखोगे जिस लेवल पर बहुत सारे इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं, बहुत सारे समूह प्रेजेंट हैं। बात समझ में आ गई, तो हेडिंग लिखो इकोलॉजी। क्या लिखना है, इकोलॉजी। इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है भाई, अभी बताई थी मैंने, क्या होती है इकोलॉजी की डेफिनेशन। हाँ, तो ऐसे स्टार्ट करते हैं। स्टडी ऑफ organism and its environment is called इकोलॉजी। उसको मैं क्या कहता हूँ, इकोलॉजी कहता हूँ। इकोलॉजी, अरे बात समझ में आ गई कि इकोलॉजी की डेफिनेशन आपको समझ आई, इकोलॉजी क्या है। अब इकोलॉजी टर्म किसने दी, टर्म किसने दी, तो वो अपन लिखेंगे टर्म गिवन बाई, इकोलॉजी टर्म किसने दी भाई, अर्नेस्ट हिकल ने दी। किसने दी, अर्नेस्ट हिकल। अर्नेस्ट हिकल ने इस टर्म को दिया था। और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, रामदेव मिश्रा। ये चीज तुम्हें पता चला किसके बारे में, इकोलॉजी के बारे में, कि नॉर्मल नॉर्मल इकोलॉजी के अंदर यही चीज होती है। इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी की एक डेफिनेशन क्या है, इकोलॉजी टर्म किसने दी, और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है। आगे बढ़े, ये नोट डाउन कर लिया। अब देखो
इसमें आगे अपना टॉपिक आता है, वो आता है कौन? पॉपुलेशन। कौन आता है भाई टॉपिक? पॉपुलेशन समस्या। या आप इसको जनसंख्या बोलते हो। क्या होगी पॉपुलेशन की डेफिनेशन? बताओ भाई। द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, छोटे छोटे पॉइंट में लिख देता हूँ, ठीक है, वो आपको इजी याद रह जाएगा कि देखो इसमें क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल्स का ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल्स यानी व्यक्ति विशेष का समूह। और क्या बताया था मैंने ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के अलावा? और क्या बताया था भाई? बताओ बताओ मुझे, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के अलावा मैंने क्या बताया था? क्या बताया था? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होना चाहिए और सेम भौगोलिक क्षेत्र में वो रहने चाहिए, यानी कि लिव्ड इन कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया, कॉमन जियोग्राफिकल एरिया। और शेयर एंड कॉम्पीट फॉर देयर रिसोर्सेज, उनके जो स्रोत हैं, क्या स्रोतों को साझा करना यानी शेयर करना, साझा एवं प्रतिस्पर्धा। और दे कैन इंटरब्रीड, आपस में वो क्या कर सकते हैं? दे कैन इंटर ब्रीड, प्रजनन या संकरण क्या कर सकते हैं? वो संकरण कर सकते हैं। ये मेरी पॉपुलेशन की क्या है? विशेषताएं। यानी इसका जो ग्रुप है, इन सब के ग्रुप को मैं क्या कहूंगा? यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर इन ग्रुपों को, इस चीजों को फॉलो करता है तो वो क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? पॉपुलेशन कहलाएगा। अरे बात समझ में आ गई क्या? ये पॉपुलेशन की एक सिंपल डेफिनेशन हो गई। आप इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हो, द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लिव्ड इन ए कॉमन जोग्राफिकल एरिया एंड शेयर एंड कॉम्पीट फॉर देयर रिसोर्सेज एंड दे कैन बी इंटरब्रीड इज कॉल्ड पॉपुलेशन। उसको मैं क्या कहता हूँ? पॉपुलेशन कहता हूँ, समझती कहता हूँ। अब मैं आपसे क्वेश्चन अराइज करता हूँ कि ये पॉपुलेशन किसका प्रोडक्ट है? पॉपुलेशन किसका प्रोडक्ट है, किसका उत्पाद है? बताओ मुझे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ और नन ऑफ दिस? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में नंबर ऑफ, बोथ, और कोई? बताओ भाई। देखो, अब ये अपने दिमाग में कंफ्यूजन अराइज होता है, सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो आपको पता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहे हैं, एसेक्सुअल में भी इंक्रीज ही हो रहे हैं, दोनों का पैटर्न अलग है। लास्टली नंबर तो इंक्रीज देखने को मिल ही रहा है कि मुझे अल्टीमेटली किसके अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है? नंबर्स में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। इस जगह पर दो चीज आती है। जो जेनेटिस्ट थे, अनुवांशिकीकार थे, जिन्होंने जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा था, जो जेनेटिक्स को जानते थे, वो कहते थे कि पॉपुलेशन इज ए प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उन्हें जेनेटिक्स सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिखती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक्स नहीं दिखती, क्योंकि वेरिएशन वहां पर आते ही नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आते हैं क्या? नहीं आते। जो भी चलती है वो समान चलती है, कोई विविधता नहीं आती। तो जो जेनेटिस्ट थे, कौन? जेनेटिस्ट यानी अनुवांशिकीकार, वो कहते थे कि पॉपुलेशन इज ए प्रोडक्ट ऑफ ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
क्या कहा उन्होंने? पॉपुलेशन इज प्रोडक्ट ऑफ ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। उसके बाद जो इकोलॉजिस्ट थे, कौन थे? इकोलॉजिस्ट, पारिस्थितिकीकार। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो पॉपुलेशन है वो दोनों का प्रोडक्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों का प्रोडक्ट है। अब दिक्कत यह है कि अपन उनको माने क्या। ठीक है, उनको अपन माने क्या कि एसेक्सुअल है या सेक्सुअल है। ठीक है, हमको अगर डील करना है पॉपुलेशन के बारे में, अपन चलेंगे इकोलॉजी के बेसिस से। किसके बेसिस पे? इकोलॉजी। इकोलॉजी कह रही है कि पॉपुलेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ। जेनेटिक्स की कहानी अलग थी, इकोलॉजी की कहानी अलग है। बात समझ में आ गई क्या? और दोनों चीज सेपरेट कैसे हुई, आपस में समझ आई। इकोलॉजी के अंदर क्या चलेगा और जेनेटिक्स के अंदर क्या चल रहा था, जो अपन जेनेटिक्स पढ़ चुके दोनों चैप्टर, और उसके साथ बायोटेक, यानी उसका एप्लीकेशन भी अपन लगभग लगभग सारा कंप्लीट कर चुके हैं अच्छे से। इकोलॉजी समझ आएगी। इकोलॉजी के अकॉर्डिंग किसका प्रोडक्ट है ये? दोनों रिप्रोडक्शन का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जेनेटिस्ट। ठीक है भाई, अनुवांशिकी कारों के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी अनुवांशिक कारण क्या बताया कि पॉपुलेशन किसका प्रोडक्ट है? पॉपुलेशन इज प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली। क्यों, इसका रीजन क्या है? ठीक है, लैंगिक जनक से जनसंख्या देखने को मिल रही है। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, पता चल जाएगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन वाई। ऐसा क्यों? तो उसका यह था कि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या वेरिएशंस देखने को मिलती है। वेरिएशन वेरिएशंस आर सीन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और इकोलॉजिस्ट के अनुसार क्या था? अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिस्ट, वो कहते हैं क्या कि पॉपुलेशन इज प्रोडक्ट ऑफ बोथ रिप्रोडक्शन। बोथ रिप्रोडक्शन कौन कौन से? सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। चीज समझ आई क्या? पता चला दोनों के बारे में, कौन क्या कह रहा है, वो किस वजह से कह रहा है, वो चीज समझ आ गई होगी। नोट डाउन करो इसको फटाफट। लिख लिया? चलो भैया, नोट डाउन कर लिया? आगे देखो, आगे अब मुझे क्या करना है, पॉपुलेशन को समझना है। अब पॉपुलेशन को समझना है, पॉपुलेशन की डेफिनेशन मैंने देख ली, पॉपुलेशन होती क्या है, कौन पॉपुलेशन के बारे में क्या कह रहा है। इकोलॉजिस्ट अलग अपनी अवधारणाएं बता रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग कुछ अलग चीजें हैं, और जेनेटिस्ट उनके अनुसार कुछ अलग है। अब मुझे पॉपुलेशन को समझना पड़ेगा। तो मुझे पॉपुलेशन को समझना है, तो पॉपुलेशन को समझने के लिए उसका आधार होना चाहिए। कुछ क्या होना चाहिए? उसका आधार होना चाहिए, यानी पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एट्रीब्यूट्स या पैरामीटर्स, कुछ आधार होते हैं जिसके अकॉर्डिंग मैं उस चीज को समझ सकता हूँ। यानी टू नो अबाउट द पॉपुलेशन, मुझे पॉपुलेशन के बारे में जानने के लिए, या फिर टू एक्सप्लेन द पॉपुलेशन, इसको पॉपुलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा?
कुछ पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसे कुछ पैरामीटर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हेडिंग लिखो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, या आप इनको कह सकते हो पैरामीटर। जनसंख्या के आधार। इससे क्या होगा? टू एक्सप्लेन अबाउट द पॉपुलेशन। ये किस लिए है? टू एक्सप्लेन अबाउट पॉपुलेशन। मुझे समष्टि के बारे में अगर जनसंख्या को समझने के लिए मेरे पास 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 एट्रीब्यूट्स। बर्थ रेट, डेथ रेट और सेक्स रेशियो। क्या होता है? बर्थ रेट, डेथ रेट और सेक्स रेशियो, 3 चीज होती है। बताओ भाई, बर्थ रेट क्या होती है? बर्थ रेट को जानता है? जन्म दर पर 1000 बढ़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, जन्म होगा तो बढ़ेंगे। डेथ रेट में घट रहे। मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, जन्म दर क्या होती है? आप जन्म दर से क्या समझते हो? नंबर्स में ही बात चल रही है। और कोई? देखो, बर्थ रेट किसको बोलते हैं? आपको पता है, रेट आ रही है पर यूनिट टाइम हिसाब चलेगा। रेट वर्ड आते हैं, आपको पता, दर यानी पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड बर्थ रेट। नंबर ऑफ बर्थ, भाई एक समय में कितनी जन्म हुए, वो क्या लग क्या कहलाएगा? अब आप उसको कैसे काउंट कर रहे हो? आप पर वीक काउंट कर रहे हो, पर डे काउंट कर रहे हो, पर ईयर काउंट कर रहे हो, पर मंथ काउंट कर रहे हो, डिपेंड्स ऑन ईयर कि आप पॉपुलेशन को कैसे कैलकुलेट कर रहे हो। जैसे आप देखते हो, जनगणना हर 5 साल में होती है या 10 साल में होती है। जनगणना कब होती है? एक बार 10 साल में होती है। तो वो लोग जो देख रहे हैं वो 10 साल का डाटा ले रहे होंगे ना, यार पिछले 10 साल में रेट ये थी, आज वाली 10 साल में रेट ये है। गवर्नमेंट हर 10 साल में पॉपुलेशन की जनगणना करवाती, पॉपुलेशन कैलकुलेशन करवाती है कि अब कितनी पॉपुलेशन हो गई। तो उसमें देखते हैं वो कि 10 साल में, पहले सपोज करो मेरे पास 1000 पीपल थे, अब मेरे को 1500 देखने को मिले। कितने देखने को मिले? 1500। पर 1000 से आपको 1500 दिखे, ठीक है, यहाँ तो आपको इंक्रीमेंट दिखा कितने का? 500 का, 500 का। अरे 500 का इंक्रीमेंट दिखा, बट उसमें कुछ मरे भी होंगे, डेथ भी तो हुई होगी उस टाइम के। डेथ रेट देखो, बट ओवरऑल आपको इंक्रीमेंट दिख रहा है। तो यहाँ पर डेथ रेट और बर्थ रेट में से कौन ज्यादा? बर्थ रेट ज्यादा। बात चीज समझ आई? यानी आप कैसे देख पा रहे हो चीजों को? एक टाइम फिक्स कर रहे हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को काउंट कर रहे हैं और इस हिसाब से मैं उसकी रेट निकाल रहा हूँ, उसको मैं कहता हूँ बर्थ रेट। यानी सीधी सीधी सिंपल डेफिनेशन, नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड बर्थ रेट। तो क्या कहता हूँ? जन्म दर कहता हूँ। डेथ रेट के लिए नंबर ऑफ डेथ पर यूनिट टाइम, सिंपल हो जाएगा, नंबर ऑफ डेथ पर यूनिट टाइम। मृत्युओं की संख्या, प्रति मृत्यु दर, ऐसे कह लो उसको, प्रति मृत्यु की दर। एक मृत्यु हो रही है, उसकी दर क्या? एक महीने में एक खत्म हो रहा है, 2 महीने में हो रहे हैं, या एक साल में हो रहा है, या 5 साल में हो रहा है, उसकी रेट निकल आई बस में। तीसरा आता है सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात। क्या आता है? लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो। वहां पे अपन कहते हैं, वहां पर अपन मेल और फीमेल को कंपेयर करते हैं। नंबर ऑफ मेल्स पर कैपिटा फीमेल्स। क्या कहते हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ मेल्स या प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ मेल्स पर कैपिटा फीमेल। वुमेन्स के लिए बात करें तो 1000 मेल्स पर कितनी नंबर ऑफ फीमेल प्रेजेंट हैं, उसको मैं कहता हूं क्या? सेक्स रेशियो। क्या कहता हूं? सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात। बात समझ में आ गई? अरे आगे क्या? तो 3 एट्रीब्यूट्स अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, कौन कौन से? बर्थ रेट, डेथ रेट और सेक्स रेशियो। तीनों की परिभाषा समझ आ गई? बहुत इजी है, एकदम सिंपल है, याद रख लोगे। ठीक है, लिखो तीनों के बारे में। ए डाल के लिखो, बर्थ रेट,
जन्म दर। जन्म दर क्या होती है? नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट टाइम। ठीक है, नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट टाइम। ठीक है, सेकंड आएगा मेरे पास क्या? डेथ रेट। मृत्यु दर। मृत्यु दर क्या होगी? अरे मृत्यु दर क्या होगी? सेम लिख दे। हाँ, नंबर ऑफ डेथ पर यूनिट टाइम। अब आप देखो, ध्यान से सुनना, एक चीज मैं आपको बोल रहा हूँ। बर्थ रेट और डेथ रेट मैंने आपको बताई, ठीक है। अगर मुझे दो पॉपुलेशन की बर्थ रेट कंपेयर करनी है, एक तो मैं सेम पॉपुलेशन की कर रहा हूं कि वो एक साल पहले ऐसी थी और आज वाली साल में ऐसी है, एक तो मैं सेम पॉपुलेशन की कंपेयर कर रहा हूं। अब मुझे सेम टाइम पे दो पॉपुलेशन की कंपेयर करनी। सपोज करो पॉपुलेशन में जयपुर की लेता हूँ और एक अदर डिस्ट्रिक्ट की लेता हूँ, ठीक है। दोनों की उसी ईयर में, दोनों डिस्ट्रिक्ट का मुझे आपस में क्या करना है, पॉपुलेशन कैलकुलेशन, दोनों की पॉपुलेशन देखनी है। उसके लिए मैं क्या करूं, अगर मुझे तो डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया की पॉपुलेशन को कंपेयर करना है, आपस में देखना है कि कौन ज्यादा है कौन कम है, उसके अंदर कौन सी चीज ज्यादा है कौन सी चीज कम है। उसके लिए मुझे पर इंडिविजुअल जाना पड़ता है। कितना जाना पड़ता है? पर इंडिविजुअल जाना पड़ता है। उसको बोलते हैं अपन पर कैपिटा। क्या बोलते हैं? पर कैपिटा। यानी अगर आपको देखो दोनों में कंपेयर कराए तो इस डेफिनेशन में क्या चेंज हो जाएगा? नंबर ऑफ बर्थ पर कैपिटा, नंबर ऑफ बर्थ पर कैपिटा पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड बर्थ रेट। नंबर ऑफ डेथ पर कैपिटा पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड डेथ रेट। बात समझ में आ गई क्या? अरे आ गई नहीं आई बात समझ में? अच्छे से समझ आ गई, दोनों चीजें क्लियर। अगर मैं दो पॉपुलेशन को कंपेयर कर रहा हूं, उसके लिए मुझे क्या क्या लेना पड़ेगा? पर कैपिटा। यानी कैपिटा वर्ड का मतलब क्या हुआ? इंडिविजुअल्स। क्या हुआ? इंडिविजुअल। पर कैपिटा वर्ड को आप ऐसे याद रखते हो, पर इंडिविजुअल्स, व्यक्ति विशेष। यानी एक व्यक्ति के विशेष के अकॉर्डिंग मुझे किसी दो पॉपुलेशन को कंपेयर करना पड़ता है। बात समझ आ गई क्या? यानी पर कैपिटा का यूज किस लिए करते हैं? टू कंपेयर द पॉपुलेशन। दो अलग अलग पॉपुलेशन को कंपेयर करने के लिए मैं किसका यूज करता हूं? पर कैपिटा। कैपिटा वर्ड का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल। क्या होता है? इंडिविजुअल। बात समझ में आ गई? अच्छे से समझ आ गई? लिखो। नोट डाउन करो इसको फटाफट।
कोई ना, एक राइट टाइम पे राइट चीज़ मिलना बहुत ज़रूरी होता है। एटलीस्ट आप अपॉर्चुनिटीज़ को ट्राई तो करो। आप कितना ग्रेब कर पा रहे हो ये आपकी एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है, बट अपन कोशिश ही ना करें तो हम एटलीस्ट एक दो जगह बैठ के देखेंगे। अब ये मान लो इसकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी, एग्जाम के भरोसे मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, है या नहीं है? सेम सिलेबस तो लगभग सेम है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें जी के ऐड हो गई, बाकी वहाँ ऐसा नहीं है कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है। इसलिए आप नंबर ऑफ एग्जामिनेशन ज़्यादा ट्राई किया करो, जो अपने एरिया का लगता है, जो अपने सिलेबस का लगता है, जो अपने लगता है कि हाँ मैं इसको दे सकता हूँ, इसमें मुझे आता है, यू कैन ट्राई, उसको आपको ट्राई करना चाहिए। क्योंकि ऐसे कहते हैं ना, अच्छा समय और बुरा समय ना कभी कह के आता ना कभी कह के जाता, कब चला जाए आपको पता नहीं, कब आ जाए ये आपको पता। ठीक है, अब आगे लिखो सेक्स रेशियो। क्या लिखो आगे? सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात। तीसरा एट्रीब्यूट है मेरे पास सेक्स रेशियो। लिंग अनुपात, ठीक है भाई। लिंग अनुपात क्या होता है? अभी डेफिनेशन बताई थी मैंने, बोलो। नंबर ऑफ फीमेल्स प्रेजेंट फॉर मेल्स, ठीक है। और यही हुआ क्या? नंबर ऑफ फीमेल्स प्रेजेंट फॉर मेल, यानी कि मादाओं की वह संख्या जो नरों के लिए उपस्थित है, और यही होता है, उसी को क्या कहता हूं मैं? लिंग अनुपात कहता हूं, ठीक है। अब हुमन की बात करें अपन, इसमें किसकी बात करें? हुमन की। हुमन के लिए अगर मैं बात करता हूँ, फॉर हुमन यानी मानव के लिए, अगर मैं मानव के लिए बात करता हूँ तो वहां पर क्या हो जाता है? अरे क्या हो जाता है बताओ? मानव के लिए अगर मैं बात करूंगा डेफिनेशन में कितना सा चेंज हो जाएगा? 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। यानी 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फीमेल्स प्रेजेंट पर 1000 मेल, ठीक है। क्या हो जाएगा मानव के लिए डेफिनेशन? नंबर ऑफ फीमेल्स प्रेजेंट फॉर पर 1000 मेल्स, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अरे कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे, या आप इसको उल्टी तरह भी कह सकते हो, दूसरी तरह से भी कह सकते हो कि मेरे पास मादाओं के लिए, यानी मादाओं की वह संख्या, क्या कह सकते हो? मादाओं की वह संख्या जो 1000 नरों के लिए उपस्थित है। बात समझ आ गई? डेफिनेशन को आप कैसे ही मोड़ सकते हो, बट आपको जिसका मेन ये है वो याद रखना है कि 1000 मेल्स पर, 1000 मेल्स पर कितने नंबर ऑफ फीमेल्स प्रेजेंट हैं, दैट्स कॉल्ड द सेक्स रेशियो। तो क्या कहता हूं मैं? सेक्स रेशियो कहता हूं, लिंग अनुपात कहता हूं। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य, स्टेट, हुई स्टेट द मैक्सिमम सेक्स रेशियो? जीके, जीके पढ़ते हो भैया? मिनिमम पॉपुलेशन कम है तो रेशियो भी थोड़ी होता है। 1000 तो है वहां पर। जी के थोड़ी पढ़ाता हूँ, मैं तो क्वेश्चन पूछा हूँ। मिनिमम मैक्सिमम दोनों नहीं पता किसी को, ये आप ढूंढ के लाओगे कल, ठीक है। टास्क है आपके लिए, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके लिए टास्क है कल के लिए कि आप इसको ढूंढ के लाओगे। अब ये अपन ने देखा, ये एट्रीब्यूट्स मैंने किसके आधार पर डिसाइड करे? किसके आधार पर डिसाइड करे? रेट के आधार। किसके आधार पर करे? रेट। एक तरह से ये भी रेट ही है, अरे है नहीं है, रेट है बिल्कुल ये। बर्थ रेट और डेथ रेट, सेक्स रेशियो, लगभग क्या है ये? रेट है।
अब मैं जाता हूँ एज के अकॉर्डिंग, यानी परसेंटेज ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन। मैं एज के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना चाहूँ कि पॉपुलेशन कहाँ पर कितनी है एज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। एज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैं 3 क्राइटेरिया बना लेता हूँ। एक बना लेता हूँ प्री रिप्रोडक्टिव, क्या बना लेता हूँ, प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है। उसके बाद बनाता हूँ दूसरा रिप्रोडक्टिव, और तीसरा कौन बनाता हूँ, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है। रिप्रोडक्टिव जनन सक्षम, जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है, क्या हो गया, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। पोस्ट रिप्रोडक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्वांतर, कुछ ऐसा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, पूर्वांतर। और ये होते हैं जो पूर्वोत्तर, तो पहले प्री, ठीक है। ये चीज तुम्हें पता चली, हिंदी याद ना रखो, इसे समझ लो। प्री रिप्रोडक्टिव यानी जो छोटे होते हैं, एज ग्रुप लो देन 17 ईयर। अरे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो एक मैरिड करने की एज ग्रुप है, उसके नीचे नीचे हैं वो कौन से हो गए, प्री रिप्रोडक्टिव। उसके बाद रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। जैसे आप फीमेल्स का देखते हो कि मेंस्ट्रुएशन कितने ईयर तक होता है, 45, एवरेज 45 ईयर होता है। उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव में कन्वर्ट हो गए, किस में कन्वर्ट हो गए, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यानी अब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ऐसा मानते हैं। तो अब अपने को जो देखना है वो किसके अकॉर्डिंग देखना है, परसेंटेज ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन। किसके अकॉर्डिंग देखना है, परसेंटेज ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके आधार पर मुझे पता चलता है कि पॉपुलेशन किस प्रकार की, वहां पर 3 प्रकार की पॉपुलेशन देखने को मिलती है, एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग जो लगातार बढ़ रही है, दूसरी स्टेबलाइजिंग, तीसरी डिक्लाइनिंग, ठीक है। 3 प्रकार की पॉपुलेशन देखने को मिलती है, कौन कौन सी, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। 3 चीज समझ आई, ये मुझे देखने को मिलता है। अब आपको पता है एक्सपेंड है, वो एक्सपेंड कर रहा है, तो नंबर ऑफ इन तीनों कैटेगरी में से प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, सबसे ज्यादा कौन होगा, प्री रिप्रोडक्टिव। उससे कम रिप्रोडक्टिव, उससे कम पोस्ट रिप्रोडक्टिव। यानी आपको पता है एक्सपेंडिंग में सर ऐसा एकदम सीधा कर बनेगा, यानी जो प्री रिप्रोडक्टिव है वो सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले पर्सन्स, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाली पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन कर रही है, इसलिए वो, अरे रिप्रोडक्शन कर रही है, एक्सपेंडिंग की बात कर रहे हैं, स्टेबलाइजिंग नहीं। हाँ, प्री रिप्रोडक्टिव इसीलिए तो ज्यादा है क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो रिप्रोडक्शन कर रही है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव नन, बात समझ में, एक्सपेंडिंग, डिक्लाइनिंग है वो, मैं बताता हूँ। 3 अपन पढ़ते, एक्सपेंडिंग, स्टेबलाइजिंग, डिक्लाइनिंग। आप देखो सबसे पहले एक्सपेंडिंग, वो एक्सपेंड कर रही है, बढ़ रही है लगातार। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन वाली कैटेगरी है, यानी जो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर है, वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। अरे रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तभी तो प्री रिप्रोडक्टिव की संख्या बढ़ रही है, तभी बढ़ रही है ना। अगर वो नहीं करते तो नहीं बढ़ती, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करते तो नहीं बढ़ती। ऊपर से पोस्ट रिप्रोडक्टिव कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे, इसलिए वो सबसे कम है, इसलिए वो संख्या में सबसे कम है। उनसे ज़्यादा जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, और उनसे भी ज़्यादा जो प्री रिप्रोडक्टिव एज में है। बात समझ में आ गई क्या, ये कौन सा हुआ, एक्सपेंडिंग, कौन सा हुआ, एक्सपेंडिंग। उसके बाद स्टेबलाइजिंग, स्टेबलाइजिंग आप ये देखो, आपको जो एक्सपेंडिंग नेचर है वो देखने को मिलेगा डेवलपिंग कंट्रीज में, विकासशील देश जो अभी ग्रोथ कर रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। इंडिया वो फेमस एग्जाम्पल है, चाइना के बाद अपना ही नंबर है पॉपुलेशन। बात समझ में आ गई, चाइना के बाद अपना ही नंबर है पॉपुलेशन में, ये चीज समझ आ गई अपने को। दूसरा आता है अपन स्टेबलाइजिंग, कौन सा आता है, स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग में क्या होता है कि नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव आर सेम, यानी जैसे जो नारा है हम दो हमारे दो, जो नारा है बिल्कुल फिट बैठता है इस जगह पर। तो कपल एंड मेल एंड फीमेल, उनके 2 चिल्ड्रन, नंबर बराबर हो गए, तो हुए नहीं हुए, तो रिप्रोडक्टिव के नंबर बराबर और प्री रिप्रोडक्टिव के बराबर, पोस्ट रिप्रोडक्टिव उनसे कम, पोस्ट रिप्रोडक्टिव उनसे क्या हुए, कम। स्टेबलाइजिंग कैसी कंट्रीज में देखने को मिलेगा, जो डेवलप्ड है, ऐसी कंट्रीज जो डेवलप्ड है, जो जानती हैं कि अगर ज़्यादा पॉपुलेशन हुई तो उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होगा, उसका नुकसान क्या होगा। डेवलप्ड कंट्री एग्जांपल नॉर्वे, जर्मनी, नॉर्वे और जर्मनी, वहाँ पर रिसोर्सेज की कॉस्ट थोड़ी कम होती है, क्या होती है, थोड़ी कम होती है। लास्ट में आता है डिक्लाइनिंग, कौन सी, डिक्लाइनिंग। वहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन होते हैं, डिक्लाइनिंग में सबसे ज़्यादा कौन होते हैं,
रिप्रोडक्टिव कौन होते हैं? रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव भी कम होते हैं और पोस्ट रिप्रोडक्टिव भी कम होते हैं। बात समझ में आ गई? कौन से? प्री रिप्रोडक्टिव भी कम और पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम। सबसे ज्यादा कौन? रिप्रोडक्टिव। ऐसी कौन सी कंट्रीज होती है जो डेवलप्ड है बट वहां पर रिसोर्सेज की कॉस्ट बहुत हाई है? बात समझ आ गई? यूके। ठीक है, अरे यूके और यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, एग्जाम्पल याद रहेंगे सबके तीनों के। एक्सपेंडिंग का इंडिया, स्टेबलाइजिंग का जर्मनी और नॉर्वे, और डिक्लाइनिंग का यूके एंड यूएसए। बात समझ में आ गई? लिखो। तो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी के आधार पे बांटा गया, किसके आधार पर बांटा गया इनको? रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, जनन क्षमता। जन्म क्षमता के आधार पर मुझे तीन तरह से बनाया गया। तीन कौन कौन से? सबसे नीचे प्री रिप्रोडक्टिव, के बाद रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, अब इनके तीन प्रकार से मुझे पिरामिड देखने को मिलते हैं। एक तरह से आप इनको क्या कह सकते हो? एज पिरामिड्स कह सकते हो। क्या कह सकते हो? एज पिरामिड, आयु पिरामिड होते हैं। कौन से होते हैं ये? एज पिरामिड। ठीक है, तीन होते हैं। अब आप इधर तीनों करेक्टर में इधर लिख देता हूं। सबसे नीचे कौन? प्री रिप्रोडक्टिव, उसके बाद रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब देखो, सबसे पहले मेरे पास एक्सपेंडिंग, कौन सा पढ़ता हूं मैं? एक्सपेंडिंग, जो बढ़ रहा है लगातार। वो उसका ग्राफ कैसा रहेगा? बताओ भाई, कैसा बनेगा उसका ग्राफ एक्सपेंडिंग का? एक्सपेंडिंग का ग्राफ कैसे बनेगा? सबसे ज्यादा मुझे कौन देखने को मिलेंगे? अरे सबसे ज्यादा कौन? प्री रिप्रोडक्टिव। सबसे ज्यादा कौन? प्री रिप्रोडक्टिव। उससे कम रिप्रोडक्टिव और उससे कम पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये समझ में आ गया? इसके सामने ये ठीक है। अरे समझ आ गया ग्राफ कैसे? कहां पर मिलेगा ये? डेवलपिंग कंट्रीज में। कहां मिलेगा? डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्रीज। एग्जाम्पल आप इसका इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा आएगा मेरे पास? नेक्स्ट आएगा स्टेबिलाइजिंग। कौन सा आएगा? स्टेबिलाइजिंग। नेक्स्ट है मेरे पास स्टेबिलाइजिंग। स्टेबिलाइजिंग में आप देखो, स्टेबिलाइजिंग में कौन सी चीज सबसे ज्यादा है? दोनों बराबर है। स्टेबिलाइजिंग, ध्यान से सुना करो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, दोनों क्या है? बराबर। रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव, ये है मेरा स्टेबलाइजिंग। बेल शेप कर्व, अरे बेल शेप दिख रहा है? बेल देखिए, घंटी, मंदिर की जो घंटी होती है उसका जैसा कर्व आ रहा है। कैसा कर्व आता है इसमें? बेल शेप कर्व आता है। कैसा आता है? बेल शेप कर्व आता है। कैसा कर्व आएगा इसका? बेल शेप कर्व। कैसी कंट्रीज में देखने को मिलेगा? डेवलप्ड कंट्रीज में। कैसी कंट्रीज में देखने को मिलेगा भाई? डेवलप कंट्रीज में।
कैसी कंट्रीज में ले गए? डेवलप्ड कंट्रीज में। डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी? एग्जाम्पल बताओ भाई। अभी बताया था मैंने, जर्मनी और नॉर्वे। लास्ट अपने पास कौन सा? डिक्लाइनिंग। कौन सा? डिक्लाइनिंग। ठीक है, तो डिक्लाइनिंग में पोस्ट प्रोडक्टिव सबसे ज्यादा, बताओ। रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा होते हैं। कौन से? रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा होते हैं। इसका कर्व ऐसे आता है, देखो ऐसे आता है, ऐसे आता है, नहीं आता है? तो सबसे ज्यादा कौन? रिप्रोडक्टिव। प्री और पोस्ट लगभग सेम होते हैं, कंप्लीट सेम नहीं, लगभग सेम होते हैं, बस में अप्रोक्सीमेटली लगभग सेम होते हैं। ये किन कैसी कंट्रीज में मिलते हैं भाई? डेवलप्ड कंट्रीज विद हाई कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज। हाई कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज यानी वहां पर जो स्रोत हैं, ठीक है, जो रिसोर्सेज है, जो ह्यूमन को चलाने के लिए रिसोर्सेज होते हैं, पॉपुलेशन को चलाने के रिसोर्स होते हैं, फूड, शेल्टर, रहना, खाना और सारी भी जो फैसिलिटीज होती है, वो कैसी होती हैं? बहुत कॉस्टली होती है। कैसी होती है? बहुत कॉस्टली होती है। वहां पर कैसा देखने को मिलता है? डिक्लाइनिंग। एग्जाम्पल यूएस एंड यूके, यूएसए एंड यू। ठीक है, अरे बात समझ में आ गई क्या? ये अपन ने क्या देख लिया? परसेंटेज के आधार पे मैंने इनको क्राइट एरिया देख लिया कि मैं इन ऐसे भी पॉपुलेशन की स्टडी कर सकता हूँ, ऐसे भी मैं पॉपुलेशन की स्टडी कर सकता हूँ। ठीक है, ये मुझे देखने को मिला। इसके बाद आता है पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या आता है? पॉपुलेशन डेंसिटी। वो अपन कल पढ़ेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी कल पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट करो। पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। तो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल है, अरे है या नहीं है? दो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल है, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक कर्व, दोनों कल देखेंगे। ठीक है, और उससे पहले अपन क्या देखेंगे? पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या देखेंगे? पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व।